नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि हम जो भी फैसले लेते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो वाकई हमारे अपने होते हैं या कोई अनदेखी ताकत है, कोई छिपा हुआ नियम जो पर्दे के पीछे से हमें कंट्रोल कर रहा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब फ्रीकोनॉमिक्स पर आधारित एक स्क्रिप्ट है और ये किताब दावा करती है कि दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं चलती जैसी हमें दिखती है। बिल्कुल। और जब हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जीडीपी, टैक्स, स्टॉक मार्केट। हाँ, बहुत भारी भरकम बातें। सही। लेकिन ये किताब इन सब से हटकर है। ये रोजमर्रा की जिंदगी का अर्थशास्त्र है। ये हमें सिखाती है कि डेटा और इंसेंटिव्स मतलब प्रोत्साहन, उसके चश्मे से दुनिया को कैसे देखा जाए। ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है, इंसानी व्यवहार के पीछे छिपे असली कारणों को ढूंढ निकालना। तो चलिए इस जासूसी को शुरू करते हैं। किताब एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो सुनने में ही बहुत अजीब है। ड्रग डीलर्स अपनी माँ के साथ क्यों रहते हैं? मतलब ये तो समझ से बाहर है। हाँ। फिल्मों में तो हम देखते हैं कि ये लोग बहुत अमीर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर। तो फिर अपनी माँ के साथ क्यों? ये सवाल ही इस किताब का सार है। ये हमारे बने बनाए विचारों को तोड़ता है और इसका जवाब छिपा है उनके बिजनेस मॉडल में। लेखकों ने सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया, उन्होंने असल में शिकागो के एक ड्रग गैंग के पूरे फिनेंस को, उनके हिसाब किताब को कई सालों तक स्टडी किया। अच्छा। और जो सच सामने आया वो किसी भी कॉरपोरेट कंपनी के स्ट्रक्चर जैसा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बेरहम। कॉर्पोरेट कंपनी जैसा मतलब सीईओ, मैनेजर, एम्प्लॉय, इस तरह का कुछ? एग्जैक्टली ये एक पिरामिड स्कीम थी। सबसे ऊपर गैंग का लीडर जो किसी सीईओ की तरह लाखों कमा रहा था। उसके नीचे कुछ मैनेजर्स जिनकी कमाई भी अच्छी खासी थी, लेकिन जो लड़के सड़क पर सबसे ज्यादा खतरा उठाकर ड्रग्स बेच रहे थे, उनकी कमाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाले कर्मचारी से भी कम कमा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ज्यादातर तो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। इसीलिए उन्हें अपनी माँ के साथ रहना पड़ता था। उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। ये तो चौंकाने वाली बात है। तो फिर कोई ये काम क्यों करेगा? इतना रिस्क, जेल जाने का डर, जान का खतरा और बदले में इतनी कम तनख्वाह? बस यही तो खेल है प्रोत्साहन का। यहाँ असली प्रोत्साहन पैसा नहीं है, बल्कि बहुत सारा पैसा कमाने की उम्मीद है। उम्मीद? हाँ, इसे टूर्नामेंट थियरी से समझ सकते हैं। जैसे किसी सिंगिंग कंपटीशन में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबकी नजर सिर्फ उस एक विनर पर होती है जिसे करोड़ों का इनाम मिलता है। बाकी 99.9% लोग तो खाली हाथ घर जाते हैं। ड्रग गैंग में भी यही होता है। हर कोई टॉप पर बैठे लीडर की लाइफस्टाइल और उसका पैसा देखता है, और उस लालच में उस एक दिन टॉप पर पहुंचने की उम्मीद में अपनी जान दांव पर लगा देता है। बिल्कुल। मतलब ये एक लॉटरी के टिकट जैसा है जिसके जीतने की उम्मीद में लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये लालच और उम्मीद लोगों से कुछ भी करवा सकती है। लेकिन क्या यही दबाव लोगों को धोखा देने पर भी मजबूर कर सकता है? और वो भी ऐसे लोगों से जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं करेंगे? बिल्कुल। किताब का अगला हिस्सा इसी बारे में है। चीटिंग या धोखा सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं करते, ये हर जगह है। और किताब में दो बहुत हैरान करने वाले उदाहरण हैं। पहला है स्कूल टीचर्स का। स्कूल टीचर्स? वो क्यों चीटिंग करेंगे? उनका इंसेंटिव समझिए। अमेरिका के कई स्कूलों में हाई स्टेक टेस्टिंग होती है। मतलब इन टेस्ट के नतीजों पर स्कूल की रैंकिंग, उसकी फंडिंग और यहाँ तक कि टीचर्स और प्रिंसिपल की नौकरी भी टिकी होती है। ओ, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा। तो जब लेखकों ने इन टेस्ट के डेटा का विश्लेषण किया तो उन्हें एक अजीब पैटर्न मिला। कुछ क्लासरूम्स में बच्चों के जवाब अचानक से आसान सवालों पर गलत और मुश्किल सवालों पर सही हो रहे थे। हाँ, ये तो उल्टा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तभी हो सकता है जब कोई उनके जवाब बदल रहा हो। डेटा ने दिखाया कि कुछ टीचर्स बच्चों की आंसर शीट में गलत जवाबों को मिटाकर सही जवाब भर रहे थे, ताकि उनकी क्लास का और स्कूल का रिजल्ट अच्छा दिखे। बिल्कुल। उनके ऊपर सिस्टम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि अपनी नौकरी और स्कूल की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने धोखा देने का रास्ता चुना। मतलब ये कोई एक दो बुरे टीचर्स की बात नहीं थी। नहीं, ये तो सिस्टम का प्रेशर था जो अच्छे लोगों को भी ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। बिल्कुल। और ये सिर्फ टीचर्स तक ही सीमित नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला उदाहरण जापान
जापान के सूमो पहलवानों का है। सुमो। हाँ, सूमो। जापान में सिर्फ एक खेल नहीं, एक पवित्र परंपरा है। वहाँ सम्मान और ईमानदारी सब कुछ है। सही। लेकिन यहाँ भी इंसेंटिव्स ने अपना खेल दिखाया। सुमो में क्या इंसेंटिव हो सकता है? वहां तो सम्मान ही सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। इंसेंटिव है रैंकिंग। एक सूमो पहलवान की पूरी जिंदगी, उसकी कमाई, उसकी इज्जत, सब कुछ उसके रैंकिंग पर निर्भर करती है। अगर कोई पहलवान टॉप रैंक में है तो उसकी जिंदगी शानदार है, लेकिन अगर वो रैंकिंग से बाहर हो गया तो सब कुछ खत्म। हाँ, डेटा ने एक अजीब बात सामने रखी। जब दो पहलवान लड़ते थे और उनमें से एक अपनी रैंकिंग बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहा होता था और दूसरे को उस मैच के जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो अक्सर अपनी रैंकिंग बचाने वाला पहलवान ही जीत जाता था। अच्छा। आंकड़े बताते हैं कि ऐसा होने की संभावना जरूरत से कहीं ज्यादा थी। तो इसका मतलब मैच फिक्स थे। डेटा तो यही इशारा कर रहा था कि पहलवान आपस में एक डील कर लेते थे। आज तो मुझे जीतने दो ताकि मेरी रैंकिंग बच जाए, अगली बार जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे लिए हार जाऊंगा। यहाँ भी वही बात है, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, इज्जत और कमाई को दांव पर लगा देकर कुछ पहलवानों ने धोखा देना बेहतर समझा। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा निराशावादी नजरिया नहीं है? क्या हम ये कह रहे हैं कि नैतिकता की कोई जगह ही नहीं है और हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए धोखा देगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। वो बस ये दिखाती है कि जब इंसेंटिव्स बहुत मजबूत हो, जब दांव पर लगी चीज बहुत बड़ी हो, तो अच्छे लोगों की नैतिकता भी डगमगा सकती है। ये अच्छे या बुरे इंसान की बात नहीं है, ये इस बात का विश्लेषण है कि किस तरह के हालात और इंसेंटिव्स लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करते हैं जो वो शायद आम हालात में कभी न लेते। सही बात है। तो अगर सिस्टम का प्रेशर लोगों से धोखा तक करवा सकता है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि माता-पिता भी अपने बच्चों की सफलता के लिए कुछ भी कर सकते हैं? जैसे उनका नाम बहुत सोच समझ कर रखना, इस उम्मीद में कि इससे उनका भविष्य संवर जाएगा। मैंने देखा है बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए यूनिक या फैंसी नाम चुनते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये एक बहुत आम धारणा है और किताब इसे सीधे सीधे चुनौती देती है। डेटा के मुताबिक इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं, किसी का नाम उसकी सफलता तय नहीं करता। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन असलियत यही है। यहाँ पर कोरिलेशन और कॉजेशन यानी सह संबंध और कारण का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये डेटा साइंस का एक बेसिक रूल है। कोरिलेशन और कॉजेशन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझते हैं, गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है। हाँ। और उसी समय स्विमिंग पूल में डूबने की घटनाएं भी बढ़ती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं? नहीं, जाहिर है नहीं। बिल्कुल। इन दोनों के बीच सह संबंध तो है, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है। दोनों का असली कारण एक तीसरा फैक्टर है, गर्मी। गर्मी की वजह से लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं और ज्यादा तैरने जाते हैं। अच्छा, तो अब समझा। तो मतलब जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए फैंसी नाम रखते हैं, वो शायद पहले से ही ज्यादा पढ़े लिखे या आर्थिक रूप से ज्यादा सफल होते हैं, और इसी वजह से वो अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल, अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा देते हैं। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पकड़ा। तो सफलता उस माहौल से आ रही है, नाम से नहीं। बिल्कुल, सफलता का कारण वो परवरिश और माहौल है, नाम नहीं। नाम और सफलता के बीच सिर्फ एक सह संबंध दिखता है, लेकिन नाम सफलता का कारण नहीं है। किताब इसी तरह की कई गलतफहमियों को डेटा की मदद से तोड़ती है और हमें सिखाती है कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। ड्रग डीलर्स, टीचर्स, पहलवान, बच्चों के नाम, ये सब सुनने में बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं। इन सबको जोड़ने वाला वो एक धागा क्या है? इन सब कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इन सबको जोड़ने वाला धागा एक ही है और वही इस किताब का मुख्य संदेश है। अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो प्रोत्साहनों का पीछा करें, फॉलो द इंसेंटिव्स। हम ये सोचना पसंद करते हैं कि लोग नैतिकता, मूल्यों या सही गलत की समझ से चलते हैं, लेकिन फ्रीकोनॉमिक्स कहती है कि इंसानी व्यवहार को चलाने वाली असली ताकतें इंसेंटिव्स हैं। और ये इंसेंटिव सिर्फ पैसे नहीं होते, है ना? बिल्कुल नहीं। इंसेंटिव्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, जैसे पैसा, प्रॉफिट या नौकरी खोने का डर। दूसरा, सामाजिक या सोशल, जैसे समाज में इज्जत पाने की चाहत या बेइज्जती का डर, जिसे हम शर्म कहते हैं। और तीसरा, नैतिक, मॉरल, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज, सही काम करने की इच्छा। हमारे ज्यादातर फैसले इन तीनों के मिश्रण से ही तय होते हैं। तो मतलब अगर दुनिया में हो रही किसी भी घटना को समझना है
तो ये मत पूछो कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछो कि ऐसा करने के पीछे किसका क्या इंसेंटिव था, किसे क्या फायदा या नुकसान हो रहा था। हाँ। ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हाँ, और यही इस किताब का सबसे बड़ा योगदान है। यह आपको एक आलोचक की तरह, एक जासूस की तरह सोचने पर मजबूर करती है। यह आपको सतह के नीचे देखने और उन छिपे हुए नियमों को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो असल में हमारी दुनिया को चला रहे हैं। तो आज हमने फ्रिकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों पर बात की। ये किताब डेटा का इस्तेमाल करके हमें दिखाती है कि कैसे छिपे हुए प्रोत्साहन हमारे व्यवहार को उन तरीकों से कंट्रोल करते हैं जिनकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अर्थशास्त्र को बोरिंग क्लासरूम से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना देती है। इन स्रोतों से ये तो साफ है कि प्रोत्साहन कैसे एक टीचर, एक पहलवान या एक ड्रग डीलर जैसे आम लोगों को प्रभावित करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से छिपे हुए और बड़े पैमाने के प्रोत्साहन हो सकते हैं जो पूरे के पूरे उद्योगों या राष्ट्रीय नीतियों को चला रहे हैं। जब हम किसी बड़ी कंपनी या सरकार का कोई फैसला देखते हैं जो हमें सतह पर बिल्कुल बेतुका या तर्कहीन लगता है, तो उसके पीछे कौन से ऐसे अनदेखे दबाव, कौन से इंसेंटिव्स काम कर रहे होते हैं जिन्हें हम शायद देख या समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी दुनिया को आकार देने वाले वो असली खिलाड़ी कौन है?